क्वेश्चन है व्हाट इज केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जेएम केन्स थे दोस्तों, जिन्होंने लिक्विडिटी को लेके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके डेफिनेशन दी थी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया था इंटरेस्ट रेट को लेके। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मॉनिटरी फिनोमेना। इनका कहना था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो मॉनिटरी है। मॉनिटरी मतलब पैसा, पैसे के तरह तौर पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। इनका कहना था कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, कितनी डिमांड होगी और कितनी सप्लाई होगी, किसका दोस्तों? मनी का। कितना पैसा लोग डिमांड कर रहे हैं और कितना पैसा सप्लाई है, तो इसके हिसाब से डिटरमाइन होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, ये इनका कहना था। इनकी इसी थ्योरी को नाम दिया गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, तो इनकी थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पैसे की डिमांड कितनी हो रही है और कितनी सप्लाई हो रही है उसके हिसाब से जो है डिफाइन की जाएगी। इन्होंने 3 मोटिव बताए थे कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास 3 मोटिव है जिसकी वजह से वो कैश अपने पास होल्ड करता है, वो कौन से 3 मोटिव है? मोटिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला मोटिव है दोस्तों ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये 3 मोटिव होते हैं जिसकी वजह से कोई भी अपने पास कैश होल्ड करता है। अब ये 3 मोटिव क्या है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है दोस्तों ट्रांजेक्शनल मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव का क्या पर्पस है? इसका मतलब है कि लोग अपने पास पैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको ट्रांजेक्शन करनी है। यानी आपको कोई दुकान में जाके कुछ खरीदना है तो आपको पैसे चाहिए ना। यानी कोई भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई ट्रेड करते हैं, तो उसमें जो भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस है, उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उस पर्पज़ के लिए वो अपने पास कैश रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शनल मोटिव कि पैसा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन करनी है, हमें कुछ खर्चा करना, खरीदना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। वो हो गया पहला मोटिव यानी ट्रांजेक्शनल मोटिव। सेकेंड है दोस्तों प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग प्रिकॉशन लेके चलते हैं। किस इसकी प्रिकॉशन? कुछ कंटीजेंसी हो जाएगी अनफोर्सिन, यानी भविष्य में कुछ हमें नहीं मालूम। अब जैसे कोई लोग घर पे कुछ पैसा रखते हैं, सारा पैसे का एफडी नहीं कराते, क्यों? उसका पर्पस है कि कुछ इमरजेंसीज हो गया, कुछ मेडिकल का कुछ इमरजेंसीज हो गया, तो कहाँ से पैसा आएगा? ठीक है, तो सेम वही होता आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कुछ अचानक से कंटीजेंसी आ गई, इसके लिए हमें कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना है, कुछ पैसा हमें अपने पास होल्ड करके रखना है। ठीक है, वो होता आपका और प्रिकॉशनरी मोटिव। यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो हम क्या करेंगे, तो उस पर्पज़ के लिए लोग अपने पास कैश को बचा के रखते हैं। तीसरा मोटिव है दोस्तों स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? कुछ लोग आपने देखा होगा, बैंकों में भी कुछ कस्टमर्स ऐसे आते होंगे आपके पास जिनके सेविंग बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है। ठीक है, सेविंग बैंक में कितना बैलेंस है? मान लीजिए उनके सेविंग बैंक में बैलेंस है 10 लाख रुपए, और आप उनको बोलते हैं कि सर आप एफडी क्यों नहीं करा रहे, इसकी तो आप एफडी करा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद ये होता है कि कस्टमर बोलता है कि नहीं, मेरे को अभी एफडी नहीं करानी है। उसका पर्पस क्या बताता है? वो सोचता है कि अभी रेपो रेट या कुछ बढ़ने वाला है तो मैं तब एफडी कराऊंगा, वो बेटर है। ठीक है, 1 महीने में या 10 दिन में, या उसका कुछ और प्लान है कि मार्केट अप होगा तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो इस तरह से उसका कुछ भी प्लान हो सकता है, उस वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो स्पेकुलेटिव मोटिव में ये होता है कि लोग अपने पास पैसा इसलिए बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में कुछ उनको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में कुछ टाइम बात करेंगे जब उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, चाहे वो मार्केट का है, म्यूचुअल फंड का है, कहीं का भी है। तो वो होता है दोस्तों स्पेकुलेटिव मोटिव। इसमें पर्सन अपने पास कैश इसलिए बचा के रखता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट या कुछ बॉन्ड प्राइस में चेंज आएगा, तब उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तब उस इसको वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यही 3 जो है मोटिव कैश को रखने के होते हैं। तो वही आपका केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है दोस्तों, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इनका कहना था कि लोग अपने पास कैश 3 कारण की वजह से, पहले इनका कहना था कि कैश को लोग 3 कारण से रखते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब पैसा, दुकान में जाके खर्चा करना है तो पैसा लगेगा। प्रिकॉशन का मतलब कुछ इमरजेंसीज आ गई तो भी पैसा लगेगा। तीसरा स्पेकुलेटिव मतलब बाद में कुछ बेनिफिट हो सकता है तब हम इन्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 3 पर्पज़ की वजह से लोग पैसे को बचा के रखते हैं। और जेएम केन्स ने ये वाली थ्योरी दी थी, और इनका कहना था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी की वजह से डिसाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आएंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये आपका वेंचर कैपिटल को लेके। वेंचर कैपिटल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है? दोस्तों वेंचर कैपिटल को लेके 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो वेंचर कैपिटल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है? तो जनरली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी बिजनेस की। लॉन्ग टर्म किस सेंस में बोला गया वो एक बार इसको समझेंगे। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी ने अपना स्टार्टअप नया ओपन किया। स्टार्टअप के लिए वो बैंक के पास जाके लोन की डिमांड करता है कि मुझे लोन चाहिए।
बैंक बोलता है कि तुम्हारा आईटी ज़्यादा नहीं है, तुम्हारा कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। पर वो स्टार्टअप का प्लान बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि नहीं मैं बहुत ग्रो करूँगा, मुझे इस थोड़े से पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए लगेगा, ठीक है, ऐसे वो सोचता है। इस पर्पस के लिए जो बैंक का वो जो पर्सन है, मतलब स्टार्टअप का जो पर्सन है जिसका जो स्टार्टअप खोल रहा है, उसकी हेल्प कर सकता है वेंचर कैपिटल। क्योंकि वेंचर कैपिटल का मेन पर्पस पता है क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है कि जो नए नए स्टार्टअप है जिनकी अभी तो कोई वैल्यू नहीं है लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। फ्यूचर में जब ग्रो करेंगे, अभी ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप वाले नए नए सॉरी वेंचर कैपिटल वाले नए नए स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है तो पैसा लगाते बदले में कुछ शेयर्स की यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे वो एग्जिट कर जाते हैं। और एग्जिट होने के बाद फिर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। यानी एक तरह से वेंचर कैपिटल को अगर आप एक लाइन में बोलना चाहे, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला होता है ये। यानी इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, कुछ भरोसा नहीं है ना, स्टार्टअप डूब गई तो क्या होगा, सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन इसमें अगर रिटर्न मिलेगा वो भी बहुत मिलेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो उस कंसेप्ट पे वेंचर कैपिटल काम करता है। तो ये लॉन्ग टर्म का होता है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप है उसको ग्रो करने में लंबा अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। विच हैज़ पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड फाइनेंशियल रिटर्न। तो ऐसी स्टार्टअप में ये ऐसी कंपनीज या ऐसे बिजनेस में ये इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ग्रोथ का बहुत अच्छा चांस रहता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दोस्तों इस पे है कि किसने वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट रिकमेंड किया था, तो भट्ट कमेटी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि किसके रिकमेंडेशन से वेंचर कैपिटल को इंडिया में शुरू किया गया। तो 1972 में भट्ट कमेटी थी, ठीक है। तो इनके सजेशन के ऊपर ही आपका वेंचर कैपिटल को स्टार्ट किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज़ कि वेंचर कैपिटल में किस तरीके के स्टेजेस होते हैं दोस्तों। ये स्टेजेस को लेके भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो 6 स्टेजेस में वेंचर कैपिटल काम करता है, ठीक है। तो कौन कौन से 6 स्टेजेस या 6 स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन देखेंगे। पहला होता है डील ओरिजिनेशन, दूसरा होता है स्क्रीनिंग, तीसरा होता है एवेल्यूशंस, चौथा है डील नेगोशिएशन, पांचवा है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और लास्ट आपका एग्जिट प्लान। तो ये 6 प्लान है जिसके तहत आपका स्टार्टअप काम करता है, ठीक है। वन बाय वन इन प्लान्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। पहला डील ओरिजिनेशन, ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टअप होती है वो ढूंढती है ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करती है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें वो एक तरह से लीड जनरेट करती है, रेफरल्स ढूंढती है कि किस कौन कौन सी कंपनी जहाँ पे हम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरल में वो क्या करती है कि जैसे कोई आपका फ्रेंड्स है या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टनर है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेती है कि ऐसी कौन सी स्टार्टअप है जिनका ग्रोथ का चांस बहुत अच्छा है और जिनको हेल्प की ज़रूरत है। तो वो पहला स्टेप होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप देखेंगे, सेकंड स्टेप में क्या होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में होता है आपका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में उनके पास मान लीजिए 100 एप्लीकेशंस आई है कि हाँ हम हमारा 100 स्टार्टअप की एप्लीकेशंस आई है कि हमारा स्टार्टअप है, इस पे पैसा लगाओ। अब कंपनी जो है वेंचर कैपिटल वो ये देखती है इस 100 में से कौन सी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जैसे इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं ना, तो सबको जॉब नहीं मिलती, उसमें से मान लीजिए 100 लोग गए तो फिर उनसे बात करके उनका इंटरव्यू लेके फिर डिसाइड किया जाता है कि एक्जैक्टली किसको जॉब मिली। तो सेम वही काम आपका स्क्रीनिंग में किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेंचर कैपिटल स्क्रूटनाइज मतलब छानबीन करती है जो जो प्रोजेक्ट उनको मिले हैं जहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें वो पूरा छानबीन करती है, पूरा देखती है किस टाइप की कंपनी है और कितने टाइम से है, किस टाइप का वो प्रोडक्ट बना रही है, क्या उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड है या नहीं मार्केट में, ठीक है। वो सब डिसाइड करती है, देखती है। वो उनका होता है स्टेप नंबर 2 जिसको बोला गया दोस्तों स्क्रीनिंग। तीसरा होता है एवोल्यूशंस। एवोल्यूशन में पूरा ड्यू डिलिजेंस करती है, मतलब जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, मान लीजिए 100 में से उन्होंने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया कि हाँ हम इसमें इंटरेस्टेड है। अब उन 10 की वो डिटेल एनालिसिस करती है, पूरा एक तरह से ड्यू डिलिजेंस मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्टलिस्टेड प्रपोजल है उनकी और ज़्यादा वो डिटेल में स्क्रीनिंग करती है और एक तरह से पूरी उसका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड A to Z उसका पूरा स्टडी करती है। तो हो जाएगा उसका ड्यू डिलिजेंस। चौथा हो जाएगा डील नेगोशिएशन। डील नेगोशिएशन में टर्म्स और कंडीशन की क्या क्या टर्म्स कंडीशन रहेगी डील की, कितना मतलब किस तरह से टर्म्स कंडीशन रहेगी कि दोनों को बेनिफिट हो। दोनों कौन है दोस्तों, एक तो वेंचर कैपिटल और दूसरा आपका स्टार्टअप है। तो इस तरह से टर्म्स और कंडीशन को डिफाइन किया जाता है। कितने शेयर्स हमें मिलेंगे, क्योंकि वेंचर कैपिटल पैसा दे रही है तो बदले में इनको शेयर देना है ना, तो कितने शेयर्स मिलेंगे, एक शेयर का कितना प्राइस में हमें शेयर मिलेगा। तो वो सब चीज़ें इस नेगोशिएशन वाले स्टेज में डिसाइड कर ली जाती है दोनों के द्वारा, यानी वेंचर कैपिटल के द्वारा भी और ये आपका और ये जो है स्टार्टअप के द्वारा। नेक्स्ट होता है स्टेप नंबर 5 यानी पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डील फाइनलाइज हो गई है,
वेंचर कैपिटल अब एक तरह से जो है पार्ट बन चुकी है उस कंपनी का, ठीक है। तो उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं कि स्टेप 4 के बाद वो टाटा बाय बाय बोलेगी दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो पूरा ध्यान रखती है, मतलब पूरी नज़र रखती है उन स्टार्टअप पे, वेंचर कैपिटल की किस तरह से वो काम कर रही है। यानी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी, उसके बाद भी वो पूरी नज़र रखती है। तो वो का पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मतलब पैसा तो लगा दिया, उसके बाद भी एक्टिविटी पे वेंचर कैपिटल पूरी नज़र रखती है कि किस तरीके से ये स्टार्टअप काम कर रही है, कहीं हमारा जो पैसा है वो डूब ना जाए। तो इस वजह से वो पूरा ध्यान रखती है कि क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी लेके काम करती है ताकि कंपनी अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि अब एक तरह से कंपनी ग्रो करेगी, उनका पूरा पैसा लगा रहता है, तो उनको भी अच्छा रिटर्न चाहिए ना। तो पूरा मतलब पूरा हर तरह से एक तरह से सपोर्ट देने का काम करती है स्टार्टअप को। कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर गई तो लास्ट प्लान होता है दोस्तों एग्जिट प्लान। ये लास्ट स्टेज होता है आपका वेंचर कैपिटल का। इसमें वो एग्जिट कर जाती है। एग्जिट मतलब कंपनी ग्रो कर चुकी, काफ़ी अच्छा है, उसका आईपीओ सब आ गया, तो अब वो किसी दूसरी कंपनी की तलाश में जाती है, खुद को एग्जिट करके फिर किसी दूसरी कंपनी की तलाश में निकलती है जिसको उसकी ज़रूरत हो, यानी कोई नई अच्छी स्टार्टअप। तो एग्जिट प्लान में एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें जो भी उनका पैसा लगा होता है उस कंपनी में, स्टार्टअप में, उसको वो एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट मतलब उनको पैसा मिल जाए, किनको, वेंचर कैपिटल को उनको पैसा वापस चाहिए और वो एग्जिट करेगी अब, ठीक है। अब उसका कंपनी से कोई मतलब नहीं है, जितने शेयर्स है वो सब बेच देगी। बेचने के कई सारे तरीके हैं, या तो वो आईपीओ ला सकती है, ठीक है। आईपीओ में क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर्स जो है मार्केट में आएंगे, लोग उसको खरीदेंगे और ये इस तरह से एग्जिट कर जाएंगे, एक ये तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है एग्जिट प्लान में, एग्जिट प्लान में या फिर वो किसी और को दे सकती है। जैसे ऑलरेडी जो कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी अगर इस कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो जो कंपनी इस स्टार्टअप को एक्वायर कर रही है उसको अपने शेयर्स बेच देगी, ठीक है। तो कई सारे तरीके होते हैं। या जो कंपनी का प्रमोटर है वो भी कई बार बाईबैक कर लेता है, मतलब जिसने स्टार्टअप शुरू किया तो वो भी जो है कंपनी से शेयर खरीद लेता है, सॉरी वेंचर कैपिटल से शेयर खरीद लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लास्ट और 6 स्टेप होता है एग्जिट प्लान। तो इस तरीके से वेंचर कैपिटल काम करती है दोस्तों। इसके जो स्टेप्स है आपको लाइन से याद रखना है। पहला ओरिजिनेशन, जहाँ पे वो ढूंढती है, मतलब 10, 50, 100, 1000 कितनी भी एप्लीकेशन है उनको ढूंढती है, रेफरल सिस्टम के थ्रू वो काम करती है। स्क्रीनिंग में 100 में से सिर्फ 10 को सेलेक्ट करती है। 10 को सेलेक्ट करने के बाद भी वो उसकी डिटेल स्टडी करती है कि क्या ये प्रपोजल या ये कंपनी ग्रो कर सकती कि नहीं कर सकती। एवेल्यूशन जो कि उसका उससे नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें उसकी सॉरी एवेल्यूशन के बाद आएगा डील नेगोशिएशन, जिसमें टर्म्स कंडीशन डिसाइड होती है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ड्यूटीज़ वो अपनी पूरी निभाती है। और एग्जिट में जब कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर जाती है उस टाइम पे वो अच्छी रिटर्न के साथ एग्जिट कर जाती है। एग्जिट के कई तरीके हैं, या तो आईपीओ के थ्रू एग्जिट करेगी, या फिर प्रमोटर ही उसके शेयर खरीद लेंगे, या कोई दूसरी कंपनी जो उस कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उससे उसको भी वो बेच के जा सकती है। तो इस तरीके से वेंचर कैपिटल काम करती है। नेक्स्ट आपका ईएसजी, व्हाट इज ईएसजी, ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ईएसजी का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, एस का है आपका सोशल, और जी का है दोस्तों गवर्नेंस। ये क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मेमोरी बेस है और एक बार नहीं 2-3 बार ये पूछा गया। तो ईएसजी क्या बताता है, ईएसजी में ये जो 3 लेटर्स है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इसका यूज़ किया जाता है एवेल्यूशन के लिए कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, यानी ये कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स कौन से, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है बिजनेस का कैसा इम्पैक्ट, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी या कोई बिजनेस है वो कितना ग्रो करेगा। तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स में पहला जो फैक्टर आता है आपका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या बताता है, इन्वायरमेंटल ये बताता है कि कंपनी जो है इन्वायरमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, इफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। तो इन्वायरमेंटल में ये देखा जाता है कि कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान कर रही है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज, कंपनी का क्या इम्पैक्ट है, कंपनी क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है जिससे क्लाइमेट को चेंज होगा, ठीक है। अभी देखिए हीट कितनी है या पॉल्यूशन कितना है, तो कंपनीज का क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो इसका पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल, जिसमें ये देखा जाता है। सेकेंड है कि सेकेंड है दोस्तों आपका सोशल। सोशल में ये देखा जाता है कि कंपनी अपने जो है सोशल सर्कल, कंपनी का सोशल सर्कल में कौन होगा, उसके एम्प्लॉयज़, उसके कस्टमर, सप्लायर। तो सोशल में ये देखा जाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखती है, क्या उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, क्या उनको एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को लेकर पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। उनके वेलफेयर का कितना वो ध्यान रखती है। जो उनके सप्लायर है, जो उनसे सामान लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके साथ, या बैंकों की बात करें तो कस्टमर के साथ किस तरह से वो डील करती है, ठीक है। तो वो उसका सेकेंड फैक्टर यानी कि सोशल फैक्टर। तीसरा गवर्नेंस, गवर्नेंस में ये देखा जाता है कि कंपनी का लीडरशिप किस तरीके से काम करता है,
ठीक है, लीडरशिप किस तरीके से है, जो भी है कंपनी में ट्रांसपेरेंसी से काम होता है या नहीं होता। जैसे कुछ बैंक है जहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट बताया है, पर जब कस्टमर मान लीजिए एफडी में कोई बैंक बोल रहा है कि हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन जब आप सच में एफडी कराने गए तो कंडीशन कुछ और थी कि नहीं आपके लिए एलिजिबल नहीं है सर, आपके लिए तो सिर्फ 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके का कुछ हिडन तो नहीं है। वो तीसरा यानी गवर्नेंस में होता है। गवर्नेंस में देखा जाता है कि कंपनी कितना इथिकल होकर काम कर रही है ट्रांसपेरेंसी से, और उनका जो रूल्स और जो रेगुलेशंस है उसको कितना वो फॉलो करती है। ठीक है, वो उसका तीसरा होगा। लीडरशिप किस तरह से काम करती है, अकाउंटेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तो ये सारी चीज़ें गवर्नेंस में देखी जाती है। तो वही होगा आपका ESG। और ESG की वजह से ये होता है कि कंपनी के बारे में पता लगता है कि लॉन्ग टर्म वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म उस कंपनी का या बिजनेस का कितना इम्पैक्ट है, किस पे, आपका इन्वायरमेंट पे, सोशल पे, गवर्नेंस पे। इन्वायरमेंट पे ये देखा जाता है कि वो क्लाइमेट को लेके कितना नुकसान या फ़ायदा पहुंचा रही है। सोशल में ये देखा जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का, कंपनीज़ का, स्टेक होल्डर्स का कितना ध्यान रख रही है। गवर्नेंस में ये देखा जाता है कि वो कितने रूल्स रेगुलेशंस को मानती है, इथिकली वो काम करती है कि नहीं करती, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है नहीं करती। ये इसके इस वाले फैक्टर में देखा जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर इसमें से भी आपका टर्शरी और ये क्वाटरनरी सेक्टर को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सेक्टर्स क्या होते हैं। प्राइमरी तो बहुत ही सिंपल है, एग्रीकल्चर, जैसे जो मतलब नेचुरल जो रिसोर्स है उसका आप सीधे यूज़ कर रहे हैं तो वो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री, फिशिंग या मिनरल यूज़ कर रहे हैं, मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जगह आपका प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे अब फॉरेस्ट है, मान लीजिए जंगल से आप लकड़ी, फॉरेस्ट्री में क्या होगा कि जंगल से आप लकड़ी काट रहे हैं या लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब उस एग्रीकल्चर की चीज़ से, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से आप गेहूँ लेके आए, उस गेहूँ से अब आप बिस्किट बना रहे हैं, तो गेहूँ यूज़ करना, गेहूँ बनाना वो एग्रीकल्चर में हो जाएगा, गेहूँ बोना, और सेकेंडरी में आ जाएगा उसको इंडस्ट्रीज में ले जाके गेहूँ की हेल्प से बिस्किट बनाना, आटा बनाना या बाकी के प्रोडक्ट बनाना, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा आता है आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी में क्या हो जाएगा, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज है वो सारा आपका टर्शरी होता है। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज है वो आपका टर्शरी में ही आता है। टर्शरी का एक सब पार्ट है दोस्तों क्वार्नरी। ये और ये, इन दोनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमने ये पहले के 3 सेक्टर को भी पढ़ा है। जनरली आपका कॉर्नरी और क्वार्टररी सेक्टर को लेके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉर्नरी सेक्टर क्या होता है, ये टर्शरी का ही सब ब्रांच होता है। इट डील्स विद हेल्थ केयर, मतलब जो हाई फाई पोस्ट में है, जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, पुलिस हो गया, या बाकी की जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है जिसका एग्जैक्ट पर्पस ये नहीं है कि प्रॉफिट कमा रही है, इज़ नॉट इंटेंडेड टू मेक ए प्रॉफिट। अदर डेफिनेशन माइट इंक्लूड जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैरिटी या एनजीओ है ना, वो आपका इसमें हो जाएगा कॉलरी सेक्टर। ठीक है, ये सर्विस का ही ब्रांच है, लेकिन इसमें इसका जो मेन पर्पस है वो आपका प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये सर्विस का ही ब्रांच है। जनरली सर्विस में आप आईटी देख लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट वो कमाते हैं, लेकिन ये जो टर्शरी की ब्रांच आपकी कॉर्नरी सेक्टर, इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। एनजीओ, चैरिटी, इस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी इसमें आ जाएगी। जैसे रिसर्च होता है, तो रिसर्च से क्या होता है, जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च चलाती है तो उसका ये पर्पस नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, फटाफट से हम एक प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं। उसका रहता है कि लॉन्ग टर्म तक जो है सबका भला हो, इस तरह से कि रिसर्च से कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी चीज़ बनेगी, चाहे वो दवाई की रिसर्च हो, किसी की भी चीज़ की रिसर्च हो, तो लॉन्ग टर्म में जो है एक अच्छा सबका भला होगा, उस तरह से इसमें देखा जाता है। चैरिटी टाइप का सोच होता है, एनजीओ टाइप की सोच होती है, वो जगह आपका क्वार्टरली सेक्टर। लास्ट आता है आपका क्वार्टरली सेक्टर, इसको बोला जाता है दोस्तों नॉलेज सेक्टर। ठीक है, हाई नॉलेजेबल जो एरियाज़ के जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे, जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो आपका क्वार्टरली सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉर्नरी और क्वार्टरली को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 5वां क्वेश्चन। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसको बोला जाता है, जनरली प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, A to Z। किस टाइप की कंपनी क्या है, क्या वो प्रोडक्ट बनाएगी, कब उसको स्टैब्लिश करना है, मतलब A to Z कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब इसमें एक शेयर कितने का है, कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस ऑफ ईच शेयर मेंशन होगा किसमें, प्रोस्पेक्टस में। लेकिन जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है इसमें मेंशन नहीं रहता। यानी जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, उससे पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, उससे पहले ऐसा करती है। उससे क्या फ़ायदा होगा,
उससे ये फ़ायदा होगा, पर वो ऐसा क्यों करती है? सीधे ही तो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है ना, और फिर अपने शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकती है, मतलब रेज़ कर सकती है। तो कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये जो टर्म है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ पे काम आता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमें ये नहीं, सॉरी, कंपनी ये नहीं बताती कि कितने शेयर्स वो इशू करने वाली है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिस रहती है। सेकंड, प्राइस ऑफ ईच शेयर, कि हर शेयर का कितना वो प्राइस रखने वाला है, ये नहीं बताती है। किसमें? रेड हेरिंग में। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिस रहती है। पर इसमें ये एक तरह से गैप, एक तरह से जो है अपर और लोअर प्राइस बैंड बना देती है, कि हाँ प्राइस जो है, मान लीजिए बोला कि 1,000 से 2,000 के बीच में रहेगा प्राइस। अब 1,000 से 2,000 के बीच में तो कुछ भी शेयर का प्राइस जा सकता है ना। यहाँ पे कंपनी ऐसा इसलिए करती है, वो मान लीजिए कोई नई कंपनी जो आईपीओ ला रही है, उसको मालूम नहीं कि लोग कितना मेरे शेयर को पसंद करेंगे, तो उस केस में वो रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो इससे कंपनी को ये पता लग जाता है कि मेरे जो नए नए शेयर्स है उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। डिमांड के हिसाब से फिर वो जो है रेट को डिसाइड करेगी। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स इसको खुद इसलिए नहीं पता क्योंकि कितना उनको फंड रेजिंग करना है, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना प्राइस में उसने शेयर को इशू किया है। तो इसीलिए वो दोनों इन्फॉर्मेशन को हिडन रखती है, ताकि लोग उसके शेयर की डिमांड करें। और जब शेयर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, मतलब उसको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, तो वो अच्छा खासा प्राइस लगा देगी अपने शेयर्स का। तो ज़्यादा प्राइस से अगर उसके कम शेयर्स में ही भला हो जाएगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो ज़्यादा शेयर इशू नहीं करेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्राइस कितना आ रहा है, और प्राइस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना लोग उसके शेयर्स की डिमांड कर रहे हैं। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट ही ये होता है कि प्राइस इस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा डिमांड को लेके, और डिमांड है या नहीं है वो कंपनी को तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि वो अपने प्रोस्पेक्टस ना इशू करे। प्रोस्पेक्टस के बाद लोग जो है अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, फिर कंपनी बाद में जब फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे ना, ये एक तरह से फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये प्रॉपर लीगल आप इसको नहीं बोल सकते, इट्स नॉट ए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये वाला लीगल होता है जब वो फाइनली प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में वो साफ साफ बताएगी कि हाँ एक शेयर है मान लीजिए 1200 का, और हम 1 लाख शेयर इशू करने वाले हैं, ठीक है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा होता है जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि प्राइस क्या रहेगा और कितने शेयर्स हम इशू करने वाले हैं। लेकिन प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं करती कंपनी, लेकिन अपर और जो लोअर लिमिट है प्राइस पर वो इसमें बता देती है, ठीक है। तो वही होगा आप दोस्तों आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बहुत सिंपल सा है, पर बहुत बार ये रिपीट भी होता है। कंसेप्ट कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, पर बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, और इसको लेके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। बहुत ही सिंपल है, बैंकों में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और ये भी आपका पोस्ट ऑफिस और बैंकों का सेविंग, गवर्नमेंट का ही सेविंग स्कीम होता है, जिसको बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू कस्टमर अवेल कर सकता है। इसके अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें, तो एक बार किसी ने भी पीपीएफ का अकाउंट खोला तो 15 साल का उसका लॉक इन पीरियड रहता है, 15 ईयर्स तक, ठीक है। लॉक इन यानी 15 साल से पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकता। कुछ स्पेशल केसेस अलग होते हैं। 15 साल के बाद वो जो है 5 साल का एक्सटेंशन करा सकता है। 15 साल, उसके बाद 5 ईयर, 5 ईयर, कितने भी बार वो एक्सटेंशन करा सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं है। पीपीएफ में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट, मान लीजिए साल का आप 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं, ये पूरा पैसा आप टैक्स के थ्रू, एटीसी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। इन मतलब इसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो वही इसमें लिखा है कि 1,50,000 तक का एटीसी ऑफ इनकम टैक्स के तहत आपको एग्जम्पशन मिलती है। और यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है ना, वो भी पूरा टैक्स एग्जम्प्टेड। तो पीपीएफ में जो भी आप रिटर्न कमाते हैं, जो भी आपका रिटर्न बेनिफिट होता है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं मिलता। क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? क्वेश्चन टाइमिंग को लेकर और अमाउंट को लेकर आता है। तो टाइमिंग क्या है कि 15 साल का मिनिमम ये लगेगा, और अमाउंट क्या है, 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख, साल का लिमिट है ये, ठीक है। तो एक साल में आप 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। ये आपका पीपीएफ का लिमिट यहाँ पे दिया गया है। इन्वेस्टर्स कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स। एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है, और जिस पे जो इंटरेस्ट है वो भी आपका कंपाउंड ही रहता है। और पूरा पैसा आप चाहे तो साल में एक बार जमा कर सकते हैं, या 12 महीने में 12 इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन भी रहते हैं। एक और बात है दोस्तों, एनआरआई और जो हिंदू अनलिमिटेड फैमिली है ना, वो पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ नॉट एलिजिबल टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। तो वहाँ पे आपका अगर एनआरआई और आपका हिंदू अनलिमिटेड फैमिली है ना, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होते। ये बात आप इसको याद रखना। और जो भी आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किए ना, तो कुछ पैसा आप 3rd और 5th ईयर में अगर आप लोन लेना चाहें अपने पीपीएफ अमाउंट के बदले, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है पीपीएफ, और मैंने आपको बताया कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो अमाउंट को लेके आता है, 500 से लेकर 1.5 लाख तक साल में आप जमा कर सकते हैं। दूसरा टाइम को लेके आता है 15 ईयर्स, और उसके बाद भी आप 5-5 साल कितने भी बार इसको एक्सटेंशन करा सकते हैं। तीसरा आता है इसके मतलब कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये क्या होता है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ये प्योर गवर्नमेंट का आपका लाइफ इंश्योरेंस है। एक होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये लाइफ इंश्योरेंस है। इससे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा बीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्सीडेंशियल है। तो कई बार इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वाली सुरक्षा वाली एक्सीडेंशियल कौन सी है। तो जो सुरक्षा बीमा है, सुरक्षा वो वाली आपकी एक्सीडेंशियल होती है, और ये जो जीवन ज्योति बीमा है ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होती है और इसमें टाइम लिमिट, एज लिमिट होता है 18 to 50। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों दो चीज़ों को लेके आता है। एक तो आता है एज को, कि कौन कौन एलिजिबल है। तो जिसका भी एज 18 से 50 साल के बीच में है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू PMJJBY अकाउंट जो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन रहता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये डेबिट हो जाएगा। और इसका टाइम लिमिट रहता है कि 1 जून से 31 मई, इस तरह से इसका कैलकुलेशन चलता है। ठीक है, 1 जून से लेकर 31 मई, इस हिसाब से इसका जो भी अपने प्रीमियम पे किया ना साल का 436, तो वो 436 इस टेन्योर के लिए होता है, 1 जून टू 31 मई। फिर ऐसे अगले साल 1 जून टू 31 मई। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज रहता है आपका 2 लाख का। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो 2 लाख का 2 लाख मिलेंगे, किसको मिलेंगे? नॉमिनी को। नॉमिनी का नाम है, उसको इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए मिलता है डेथ की वजह से, किसी भी कारण से डेथ हो। ठीक है, एनी टाइप ऑफ, चाहे नेचुरल डेथ हो, किसी भी टाइप की डेथ हो, तो उसमें 2 लाख रुपए नॉमिनी को दिया जाता है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है दोस्तों 18 to 50 है, ये आपको याद रखना है। इसके प्रीमियम की बात कीजिए 436 पर एनम। तो ये प्रीमियम आपको याद करना है। स्टार्टिंग में जब ये आया था तो कम था प्रीमियम, फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया। तो अभी का जो प्रीमियम है वो है 436 पर एनम। साल का 436 रुपीज़ जो है कस्टमर को पे करना रहता है। तो बस यही आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना का जो एज लिमिट है 18 to 50। दूसरा क्वेश्चन आता है अमाउंट को लेके, तो लाइफ इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस है। डेथ हो गया तो 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा, किसको? नॉमिनी को मिलेगा। और एक और बात है कि अगर इसमें जो अमाउंट है, प्रीमियम कितना है, साल का प्रीमियम होता है 436, और ये 436 रुपीज़ किस टेन्योर के लिए कवर होता है? तो साल के 1 जून से लेके अगले साल के 31 में ये टेन्योर पे कवर किया जाता है, और ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन इसमें रहता है। नेक्स्ट आपका सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है? ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सुरक्षा बीमा भी जो है प्योर एक्सीडेंशियल स्कीम है, मतलब एक्सीडेंट से अगर डेथ होगा तभी नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। इसका एज लिमिट ज़्यादा है, 18 to 70 ईयर्स तक के लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है। उसका था 18 to 50, इसका है 18 to 70। टाइम सेम है दोस्तों। इसके लिए प्रीमियम कितना लगेगा? प्रीमियम है 20 रुपीज़। शुरू में जब ये आया था तब 12 रुपीज़ का था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज़ का है। ठीक है, 20 रुपीज़ अगर आप साल में पे करोगे तो 1 जून से लेके 31 मई के बीच के टेन्योर को ये कवर करेगा। जैसे आपका सुरक्षा जीवन ज्योति में था ना, सेम ऐसे इसमें भी है। और 2 लाख का इसमें एक्सीडेंशियल कवर मिलता है। मतलब अगर एक्सीडेंट से पूरी डेथ होगी तो 2 लाख मिलेगा नॉमिनी को, लेकिन अगर फुल डिसेबिलिटी होगी, फुल डिसेबिलिटी में दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, इस तरह से अगर कुछ फुल डिसेबिलिटी आएगी तो भी 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको 50% यानी 1 लाख मिलेगा, आप ही को मिलेगा ये। ठीक है, कस्टमर को ही मिलेगा, पर्सन को मिलेगा। पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब एक हाथ चला गया या एक पैर चला गया, इस तरह से पार्शियल डिसेबिलिटी बोला जाता है, तो उसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बस ये इसमें से क्वेश्चन आता है। एज लिमिट को लेके, एज लिमिट है दोस्तों 18 to 70 ईयर्स। दूसरा कितना कवरेज मिलेगा? तो आंसर है 2 लाख। डेथ पे भी 2 लाख मिलेगा और फुल डिसेबिलिटी पे भी 2 लाख मिलेगा। ठीक है, डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपए मिलेगा। प्रीमियम को लेके क्वेश्चन आता है, प्रीमियम है 20 रुपीज़, इसको भी आप ऑटो डेबिट करा सकते हैं। और टेन्योर तो वही आपका 1 जून से लेके 31 में। एक और टॉपिक है दोस्तों, अटल पेंशन योजना क्या होती है, कहाँ से काम करती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन स्कीम है अटल पेंशन योजना। इसमें जो है पेंशन को लेके क्वेश्चन पूछता है कि इसमें गारंटेड पेंशन कितनी होती है। तो अलग अलग इसमें ऑप्शंस रहते हैं, 1000, 2000, यानी 1000 से लेके 5000 तक पाँचों प्लान होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, किसी को 5000 वाली पेंशन चाहिए तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, किसी को 1000 वाली चाहिए तो उसका प्रीमियम कम रहेगा। ठीक है, लो और हाई प्रीमियम। तो प्रीमियम पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने वाली पेंशन चाहिए। और पेंशन 60 ईयर के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एनआरआई इज एलिजिबल टू, यानी कोई भी पर्सन जो है इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी इंडिया का सिटीजन, एनआरआई भी जो है इसको लेना चाहे तो ले सकता है। इसमें एज लिमिट की बात कर सकते हैं दोस्तों, 18 to 40 ईयर्स के बीच में अगर आपका एज लिमिट है ना तो आपके लिए एलिजिबल है अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पे ये जो एज लिमिट बताई है ये क्या है? 18 to 40 ईयर्स है, यानी इसके बीच में अगर आपका एज है तभी आप इसको अवेल कर सकते हैं। और तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन इसमें रहता है। एक और बात है कि बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया था कि कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता होगा ना तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेयर है तो उस केस में आपको अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे।
तो इसका क्वेश्चन किस पे आता है, अटल पेंशन का दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, एक तो एज लिमिट और अमाउंट को लेके। एज लिमिट है आपका 18 to 40 ईयर्स, अमाउंट कितना है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, पाँचों ही ऑप्शन, और 60 ईयर के बाद से पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। एक और बात, मान लीजिए हस्बैंड ने पेंशन के लिए क्लेम किया था, मतलब पेंशन के लिए प्रीमियम पे किया था 8 PY, वाइफ अगर चाहे तो वो भी हस्बैंड का प्रीमियम पे करके बेनिफिट को आगे कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है अलग से। एक और टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लाई क्या होता है और किस तरह से काम करता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया, 2-3 बार ये आपका आ गया क्वेश्चन। सो मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है और इसका क्या पर्पस है। तो मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा पर्पस है कि जो पैसा है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पैसे का मल्टीप्लाई का क्या मतलब है दोस्तों, पैसे का मल्टीप्लाई का मतलब है कि आरबीआई है, मान लीजिए सेंट्रल बैंक, इसने कुछ पैसा मार्केट में इशू किया, मान लीजिए बैंकों को कुछ लोन दिया, कुछ भी दिया, बैंकों ने कुछ पैसा रखा और कुछ पैसा दूसरे बैंक को दे दिया या कस्टमर को दिया, फिर उसने आगे दिया। तो इस तरह से जो पैसा है वो मार्केट में एक तरह से सप्लाई हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, आगे वो ग्रो करता जा रहा है पैसा, तो उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई। यानी आरबीआई ने जितने पैसे से शुरुआत की, मान लीजिए आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन मार्केट में अलग अलग जाके वो ग्रो करता जा रहा है, तो उसी ग्रोथ को बोला गया मनी मल्टीप्लायर। ये जो अप्रोच है इसको मिल्टन फ्राइडमैन और अन्ना ने 1963 में मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया था। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है प्रोसेस जिससे बेस मनी वही है जो आरबीआई ने इशू किया है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि बेस मनी क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक, या हमारे अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई, तो वो किस तरह से बैंकिंग सिस्टम में मल्टीप्लाई होता जाता है टू द ब्रॉड मनी। यानी आरबीआई ने M0 डाला और वो M3 बन गया, कैसे, क्योंकि अलग अलग बैंक के थ्रू सर्कुलेट हुआ, पैसा ग्रो होता गया, तो वही आपका मनी मल्टीप्लायर उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। और मनी मल्टीप्लायर के ऊपर कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आपके आ जाते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है M3/M0। M3 होता है आपका ब्रॉड और रिजर्व मनी, M3 होता है ब्रॉड मनी और M0 होता है आपका रिजर्व मनी, ठीक है। तो ये आपका रिजर्व या बेस मनी को ब्रॉड मनी से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यूज अगर आपको दी है तो उसकी हेल्प से भी आप मनी मल्टीप्लायर को सीधे ही कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से भी आपका पूछा जाता है। इसका बस फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, M3/M0, M3 होता है आपका ब्रॉड मनी, M0 होता है आपका बेस मनी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। जॉबलेस ग्रोथ में क्या होता है कि कंपनी की जीडीपी तो बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, सफिशिएंट जॉब्स नहीं है, लेकिन जीडीपी एकदम हाई लेवल पे ग्रो कर रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है कि जीडीपी ग्रो में तो कंट्रीब्यूशन मशीन्स का भी हो सकता है ना, कि मशीन्स को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और उसकी हेल्प से ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो आउटपुट तो बहुत बढ़ रहा है, पर अब मशीन्स की हेल्प से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, आउटपुट तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, जीडीपी भी अच्छी ग्रो कर रही है, पर क्योंकि आप मशीन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों की जॉब्स तो नहीं बढ़ रही ना, जॉब्स तो कम है, तो उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब लोग सभी के सभी जॉबलेस है, पर कंट्री जो है ग्रो करती जा रही है, उसी इकोनॉमी को बोला गया जॉबलेस ग्रोथ। इट इज़ अ इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच इकोनॉमी ग्रो वाइल मेंटेनिंग और लोअरिंग इज एम्प्लॉयमेंट रेट। यानी इकोनॉमी तो बहुत ग्रो कर रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम है या वो ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो है दोस्तों आपका जॉबलेस ग्रोथ। और ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर आपको कोर्स चाहिए तो टू हैंड्स की आप, तो आप लोगों ने पहले से डाउनलोड किए, वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं।